जा सके। ये सारी नॉन डेमोक्रेटिक इस्लामिक और क्रिश्चियन पॉलिसीज रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर नड्डा शड्डा फड्डा मड्डा जो भी आ जाएं, इनका कोई मतलब, ये सर फूट गए। अपने ऊपर हमला केजरीवाल जैसे करवाते हैं। वैसे तो समझ में आता है कि किसी ने, जगदीप धनखड़ साहब जो बंगाल के गवर्नर हैं, मैं उनसे मिलने चला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम हुआ, उससे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये बंगाल है, जरा संभल के रहना। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ममता बनर्जी को फोन करता हूं। मॉब में, इस भीड़ में जहां हत्याओं की सिचुएशन हो, इतना अफरा तफरी हो चुकी थी, हम गिर चुके थे, हम जमीन पर गिर चुके थे, हमारे ऊपर से लोग निकल रहे थे, उसको बांग्लादेश बना दिया है। आप सोच सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है। साफ साफ कह दिया है कि जहां से आपके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होती है, वहां से मेरा काम शुरू होता है। ही इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज एन सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरी सक्सेसफुल एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कानून की उनसे ज्यादा अभी सत्ता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कानून जान सकें। इसलिए उन्होंने कहा संवैधानिक रूप से जहां से आपकी गड़बड़ी शुरू होती है, जहां से आपका फेलियर शुरू होता है, वहां से मेरा वर्क शुरू होता है। अदरवाइज केंद्र की सरकार मुझे नहीं लगता उनको गिराने वाली है, क्योंकि 2021 में चुनाव है और चुनाव सर पर खड़ा हुआ है और उस चुनाव में पोजीशन बदल चुकी है। इस तरह के हमले करवाकर ममता जी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहती हैं कि वहां वो मुगलिया शासन दोबारा स्थापित करेंगी, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए मुझे लगता है पूरे देश को एक सुर में ममता जी के विषय में सोचना चाहिए, बंगाल के लोगों को तो विशेष तौर से सोचना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया और जो प्रक्रियाएं हैं वो सब पूरी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज सूर्य महीने के, सूर्य कैलेंडर के या सूर्य दिग्दर्शिका की विंशति दिवस है। विंशति संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में हम उसको 20 तारीख कहते हैं। विंशति दिवस है। और वैसे लोक दिवसों में ये मार्गशीर्ष माह का कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी है। इससे पहले एक दिन पहले, जिसको हम नवदश कहते हैं, यानी कि 19 तारीख कहते हैं, 19 तारीख को जिस दिन 10 दिसंबर हुआ, बंगाल में माननीय जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ। उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, उनके लोग जो साथ में थे उन पर हमला हुआ, कुछ लोगों को फ्रैक्चर भी हुआ। फ्रैक्चर होने वालों में जो बंगाल के प्रभारी हैं वर्गीस जी, उनके ऊपर हमला हुआ। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कि वो कांग्रेस है, कि वो बीजेपी है या कोई और पार्टी है जिनके ऊपर हमला हुआ। ये हमारे देश में चूंकि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अभियान चला सकती है, और डेमोक्रेसी की लड़ाई कोई तलवारों से लड़ाई नहीं होती, डेमोक्रेसी की लड़ाई कोई बंदूकों से लड़ाई नहीं होती, डेमोक्रेसी की लड़ाई वोट से लड़ाई होती है, डेमोक्रेसी की लड़ाई एक विचार की लड़ाई होती है, डेमोक्रेसी की जो लड़ाई है वो सत्ता पाने का जो तरीका है वो वोट है, जनभावना है। इससे पहले मुगलों के समय पर, मुसलमानों के समय पर, बाद में क्रिश्चियनों के समय पर ही ये एक चलन चला कि जो जीत लेगा, जो फतेह कर लेगा, जो बंदूकें चला लेगा, जो तलवारें चला लेगा, जो जितनी हत्याएं कर लेगा, वो वहां कब्जा कर लेगा और वहां शासन स्थापित करेगा। जनता को वो बेवकूफ बनाएगा, और जनता अगर उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगी तो फिर उसके जनता के ऊपर अत्याचार करेगा, और अगर स्वीकार भी कर लेगी तो जनता को भोग का साधन मानते हुए उसका भोग करेगी, और कुछ लोग अपने तैयार करेगी ताकि जनता के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, जनता को अच्छा भला समझाया जा सके, बुरा बुरा समझाया जा सके, दूसरों के प्रति उसको प्रेशर में लिया जा सके, उसको कहीं ना कहीं भय दिखाया जा सके। ये सारी नॉन डेमोक्रेटिक इस्लामिक और क्रिश्चियन पॉलिसीज रही हैं। लेकिन हमारे देश में उससे पहले राजा जिस राज्य का होता था वो दूसरे राज्य पर हमला नहीं करता था। तब तक हमला नहीं करता था जब तक वहां की सत्ता
या चक्रवर्ती सम्राट जो बैठता था, चक्रवर्ती सम्राट भी युद्ध लड़ता था कि हमें सत्ता प्राप्त करें, तो केवल क्षत्रियों के बीच में युद्ध होता था, सत्ता के बीच में युद्ध होता था, जनता का वो अत्याचार नहीं करता था। लेकिन बंगाल में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर नड्डा शड्डा फड्डा मड्डा जो भी आ जाएं, इनका कोई मतलब, ये दीज पीपल आर द नथिंग पीपल, क्योंकि यहाँ पर हमारा शासन है और हम बंदूक की दम पर यहाँ पर शासन स्थापित करके रहेंगे और हम बैठे। बाद में उनके प्रवक्ताओं को मैंने सुना, उनके प्रवक्ताओं ने लगातार कहा कि नहीं, ये तो बीजेपी, और खुद ममता बनर्जी ने कहा यह बीजेपी का अपना लगाया हुआ षड्यंत्र था, अपना फैलाया हुआ षड्यंत्र था, और अपने ऊपर बीजेपी स्वयं हमला करवा रही थी। अपने ऊपर इतने कड़े तरह से हमला करवा रही थी कि वो कैलाश विजयवर्गीय को फ्रैक्चर हो गया, कुछ बाइक सवारों के सर फूट गए। अपने ऊपर हमला केजरीवाल जैसे करवाते हैं वैसे तो समझ में आता है कि किसी ने स्याही फेंक दी, किसी ने उनके थप्पड़ मार दिया, जिससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ खाकर शाम को उसके घर चले गए, और या फिर स्याही जब पड़ी तो उसके घर चले गए और उसको जो भी सेटलमेंट करना था कर दिया और बाहर निकल के कह दिया कि हमने इसको माफ कर दिया। यहां पर लाठियां चल रही थी, यहां पर पत्थर चल रहे थे। कश्मीर के बाद अगर कहीं पत्थर चल रहे हैं तो वो बंगाल में चल रहे हैं, और कहना यह है कि उन्होंने अपने आप करवा लिया। मैं आपको अपने बारे में अपना अनुभव बताता हूं कि बंगाल में मेरा अनुभव क्या रहा। मैं पिछले वर्ष की सितंबर में, जिस समय ये CAA का चक्कर शुरू हुआ था, या उस समय आर्टिकल 370 हटा ही हटा था, या डाइल्यूट हुआ था, 35 कैपिटल हटा था। बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में ABVP के कुछ कार्यकर्ताओं ने, या ABVP जो संगठन यूनिवर्सिटी में काम करता था, उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम लिया। मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाता हूं तो या तो यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, या कोर्ट्स में जाता हूं, या इंटेलेक्चुअल वर्क के बीच में जाता हूं, CACS के बीच में जाता हूं, इंटेलेक्चुअल वर्क। इसके अतिरिक्त मैं लेक्चर लेने यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो प्रोफेसर्स का अपग्रेडेशन के लिए होता है उनमें करंट अफेयर्स को लेकर जाता हूं। इसके अतिरिक्त मैं जहां PCS के नए बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं, PSC सेंटर बने हुए हैं, वहां पर नए बच्चों के सिलेक्शन के बाद मैं क्लासेस लेने जाता हूं, ये मेरे लेक्चर होते हैं, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर वहां जा रहा हूं, मुझे कोई बुला रहा है तो एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए बुला रहा है, और इस एकेडमिक डिस्कशंस में उस यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स को हमारे यहां कॉल किया जाता है। मैं जिस कार्यक्रम में जाऊंगा सारे प्रोफेसर्स को कॉल करवाऊंगा। इंटेलेक्चुअल जो PhD कर रहे बच्चे होते हैं, जो मास्टर्स डिग्री बच्चे कर रहे होते हैं, या MPhil वगैरह कर रहे होते हैं, उन बच्चों को भी हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। और मेरा प्रोग्राम अगर किसी ने लिया है तो पहला प्रश्न अपना ये रहता है कि मेरे एक लेक्चर के बाद आधा घंटा या 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रहेगा उस विषय पर। तो विषय था आर्टिकल 370 CAA, क्योंकि CAA का चल ही रहा था, 370 हटा ही हटा था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम हुआ, उससे पहले मेरे सीनियर जगदीप धनखड़ साहब जो बंगाल के गवर्नर हैं, मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये बंगाल है, जरा संभल के रहना। मुझे खुशी हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा सा इशारा किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब हम पहुंचे और कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ, तो उस यूनिवर्सिटी में उस समय उन्होंने, चूंकि बंगाल का कार्यक्रम था इसलिए बंगाल का एक मिनिस्टर केंद्र में था, बाबुल सुप्रियो को भी मिनिस्टर को बुलाया कि कुछ गाना वाना गवाएंगे, उनसे सेलिब्रेशंस करेंगे। मैं पहुंचा तो मेरे जाने पर कोई बहुत विशेष वहां नहीं था। जब मैं पहुंचा तो 100-200 लोग ग्राउंड पर खड़े थे। कार्यक्रम नहीं करने देंगे। 370 का एवोल्यूशन, जिस व्यक्ति ने इसका मास्टर्स किया है, जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है, या जिसने पूरे देश में आंदोलन किया है, उसको हम आने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा प्रचार था, लोग हमें पहचानते थोड़ा कम थे, इसलिए मैं चला तो गया। कार्यक्रम शुरू भी होगा और मिनिस्टर साहब को थोड़ा लेट आना था, क्योंकि उन्होंने बाद में वो गाने वाने गाकर और प्रोग्राम करके पूरा करना था। मेरा स्टेटमेंट शुरू होता है वहाँ पर, और
कुछ प्रोफेसर्स भी बुलाए हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स बुलाए हुए थे, हॉल पूरा भरा हुआ था। सवाल जवाब शुरू हों उससे पहले जैसी मैंने भूमिका रखी एक आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा मुझे बोलना था और उसके बाद 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन होना था। जिसको डाउट्स हो कि 370 या CAA गलत है, 370 का हटाना गलत है या CAA का लाना गलत है और उसमें क्या समस्याएं हैं, और हम सब जान रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा ऊधम मचा था उस समय, तो लोगों को समझ उस आधे घंटे के सेशन में आ गया था कि अब इनसे सवाल जवाब किया नहीं जा सकता। ऐसा मुझे लगा कि सवाल जवाब किया नहीं जा सकता। तो जहां सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है वहां पर क्या होता है, वहां पर इनको हमें बर्दाश्त नहीं करना। तो वहीं हॉल में कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, गो बैक गो बैक गो बैक, यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू डोंट नो द सिचुएशन ऑफ बंगाल एंड यू डोंट नो द सिचुएशन ऑफ परसिक्यूटेड पर्सन इन बंगाल। खासतौर से मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से आए हैं उनका बड़ा ज़खीरा बंगाल में है और बंगाल में उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उनके वोट बनाए हुए हैं, तो एक बड़ी संख्या है। कुछ जिलों में तो वो जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्होंने पूरा का पूरा नेक्सस बना रखा है। मैं उनके सवालों के जवाब दे दूं उससे पहले उन्होंने उधम मचा दी और बाहर जाकर मैसेज चला गया, कुछ लोग उठ कर चले गए, मैसेज चला गया कि अगर इसकी प्रेस विज्ञप्ति बनी और मीडिया यहां पर है तो फिर गलत हो जाएगा। तब तक बाबुल सुप्रियो अंदर आ गए। बाबुल सुप्रियो को उन्होंने कंसंट्रेट किया, मेरे ऊपर भी चारों ओर से घेर लिया। पत्रकारों के सवाल जवाब हम दे रहे थे, पत्रकारों के सवाल जवाब, क्योंकि प्रोग्राम अब पूरा नहीं हो सकता था, हालांकि मैं अपना पूरा स्पीच देकर ही मंच से हटा, भले ही वो चिल्ला रहे थे, सुनने वाले सुन भी रहे थे। उसमें बाबुल सुप्रियो और मैं दोनों लोग खड़े हुए, कुछ सवाल जवाब हुए, उसके बाद हम जब बाहर निकले तो हमको बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया। आप सोच नहीं सकते कि मैंने वो पहली बार ऐसा प्रकरण देखा था कि क्या होगा आज, मुझे खुद पता नहीं था, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और किसी गेट से भी निकलने का रास्ता नहीं था। इतनी भीड़ तब तक आ चुकी थी, 5-7 हजार लोग आ चुके थे जो यूनिवर्सिटी के पूरे मैदानों पर खड़े थे और बाहर रोडों पर भी खड़े थे। मैं और बाबुल सुप्रियो हाथापाई वो करने लगे, हमारे कपड़े शपड़े फट गए, बहुत कुछ उन्होंने गलत किया। मुझे याद आया कि धनखड़ साहब ने सुबह मुझे कहा था कि जरा संभल कर जाना, और अपने जो उनके पीए या जो भी खास आदमी रहता है जो उनका उसमें रहता है, उन्होंने कहा था कि अगर ये फ़ोन करें तो मैं कितना भी व्यस्त हूँ मुझे खबर ज़रूर देना, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका था और मैं उनका जूनियर भी रहा। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ममता बनर्जी को फ़ोन करता हूँ। ही हैज़ कॉल्ड टू द ममता बनर्जी डायरेक्टली, क्योंकि राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री को फ़ोन करेंगे। मुख्यमंत्री का मैं सिचुएशन देखकर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने उनको फिर फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूं फिर से, क्या हुआ। फिर कॉल किया तो ममता बनर्जी ने कहा कि वाइस चांसलर अंदर हैं, वाइस चांसलर की अनुमति के बगैर हम कॉप्स नहीं भेज सकते, हम पुलिस नहीं भेज सकते, पुलिस बाहर खड़ी है। अब वाइस चांसलर अंदर, बल्कि वाइस चांसलर हमारे साथ थे, लेकिन वाइस चांसलर आदेश देंगे किसको, क्योंकि वाइस चांसलर खुद ही फंसे हुए थे। और इस मॉब में, इस भीड़ में जहां हत्याओं की सिचुएशन हो, इतना अफरा तफरी हो चुकी थी, हम गिर चुके थे, हम जमीन पर गिर चुके थे, हमारे ऊपर से लोग निकल रहे थे, बड़ी मुश्किल से लोग कार्यकर्ता निकालकर कोने में ले जा सके। बाबुल सुप्रियो खड़े थे, बाबुल सुप्रियो, क्योंकि वहां सिचुएशन ऐसी थी, बाबुल सुप्रियो खड़े रह गए और मैं जमीन पर गिर गया। खींच खांच के लोग किनारे ले गए बड़ी मुश्किल से, लेकिन लोग नहीं छोड़ रहे थे। मुझे उस दिन लग रहा था कि आज जीवित बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति जिसने सिर्फ कानून के इंटरप्रिटेशन करने थे और आपको मेरे से डिस्कशन करना था। आपके पास कोई प्रश्न थे तो आपको मुझे में से पूछना था, मैं उसके जवाब दे पाता न दे पाता, आप सहमत होते या ना होते, लेकिन हम एक हेल्थी डिस्कशन करने को तैयार थे कि हम उस पर डिस्कशन करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज, अगर आपको कोई समस्या है तो। मैं उस समय सारे टीवी चैनल्स पर चल ही रहा था सीए को लेकर, लेकिन उनको कुछ समझ में आया, सीए में कुछ था नहीं, या आर्टिकल 370 जाने से देश का माहौल दूसरा था। 370 का मैं देश में सौभाग्यवश स्पेशलिस्ट माना जाता रहा, चूंकि 10 वर्ष 11 वर्ष हमने 12 वर्ष मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट चलाकर पूरे देश को कन्विंस किया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कन्विंस किया, फॉरेन एम्बेसडर्स से को कन्विंस किया, यहां तक कि यूएनओ में आवाज उठाई, दुनिया भर के कंट्रियों में आवाजें उठवाई और सबको सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब ये था कि उनको ये समझ आ गया था कि सेटिस्फाई तो ये कर सकते हैं, लेकिन हम तो इनको एक टैग लगाकर जाने ही नहीं देंगे।
पूरा प्लान मुझे लगा कि हत्या करने का प्लान है। उसमें ममता बनर्जी को जब खबर की गई राज्यपाल के द्वारा तो संख्या और बढ़ गई, कम होने की बजाय वहां भीड़ और बढ़ गई। और आरोप क्या लगा, ये लोग, ये दिल्ली से आए लोग, ये यहां डिस्टर्बेंस करने आए हैं। भाई, एक एकेडमिक डिस्कशन करने को डिस्टर्बेंस आप कहते हैं? पूरे देश में एकेडमिक डिस्कशन मैं करता हूं, देश की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जिसमें मैं ना गया हूं, देश के शायद ही कोई बड़ी कोर्ट हो जिसमें मैं ना गया हूं, कोई इंटेलेक्चुअल वर्ग हो जिसके बीच में मैं ना गया हूं। हम लगातार प्रयास करते रहे कि हम जाएंगे सबके बीच में। आपके पास प्रश्न है तो मेरे ऊपर दागिए, खुले मंच पर हम डिस्कशन करेंगे उसका, जिस विषय पर आपने मुझे बुलाया। अब राज्यपाल जी को मैं सत सत नमन करता हूं यहां से, जगदीप धनखड़ साहब को, कि जब ममता बनर्जी ने इस प्रकार के उनको जवाब दिए तो वो अपनी पर्सनल कमांड लेकर यूनिवर्सिटी में आ गए, अपनी जान पर खेलकर। जहां पर 5-7 हजार लोग चारों ओर से घेरे खड़े हों, वहां राज्यपाल महोदय मुझे बचाने चले आए। और चूंकि राज्यपाल की पर्सनल कमांड रहती है और राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है, इसलिए पुलिस राज्यपाल के लिए तत्पर रहती है, किसी आदेश की जरूरत नहीं होती, वो प्रोटोकॉल होता है। इसलिए राज्यपाल जैसे ही वहां पर आए अपनी फ्लीट लेकर, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी अनुमति के, जबकि ममता बनर्जी ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि राज्यपाल अपने मन से वहां कैसे पहुंच सकते हैं, राज्यपाल वहां चले क्यों गए, और राज्यपाल तो क्या ममता जी हमारी हत्या करवाना चाहती थी कि राज्यपाल वहां पहुंच कैसे गए? राज्यपाल हमको बचाकर इन के प्रकार ने ले आए। मेरी रात की फ्लाइट थी, मैं सुबह रात में दिल्ली पहुंच गया। अब आप मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक लिंक नहीं है, जिसको सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन करना है, आप मेरे से खुले मन से डिस्कशन करिए, पॉलिटिकल लीगल करिए, मैं उसके जवाब दूंगा, उसका हिस्ट्री बताऊंगा, ज्योग्राफी बताऊंगा। एक डिस्कशन से डरती है ममता बनर्जी, तो मुझे बता दीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी आजकल विश्व का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहती है, जिसने पूरे विश्व, जिसकी सत्ता ने, जिसके प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को हिलाकर रखा हो, उसको वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? मेरे ऊपर जब हमले हो सकते हैं तो मुझे यह बता दीजिए कि जेपी नड्डा जी के ऊपर हमले क्यों नहीं करेंगे? वो मेरे से डर गई तो फिर इतनी बड़ी पार्टी से क्यों नहीं डरेगी? क्योंकि सत्ता परिवर्तन वहां हो रहा है, उसको खोने का डर है। उसने बंगाल बना दिया है, उसको बांग्लादेश बना दिया है। आप सोच सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है और पश्चिमी बांग्लादेश की तरह उसका डेवलपमेंट कर दिया गया है। ये मुगलिया शासन जहां तलवारें चला करती थी, ये अफगानी शासन जहां तलवारें चला करती थी, ये अंग्रेजी शासन जहां मौतें हुआ करती थी, जहां डेमोक्रेसी कुछ नहीं थी, क्या वैसा बंगाल बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी? और साथ में ये और कहती हैं कि इनका खुद का रचाया। जब वो मेरे से कहती हैं कि मेरा खुद का रचाया हुआ है, आप मुझे समझ लीजिए मैं बंगाल में जाकर 5,000 10,000 लोग कहां से इकट्ठे करूंगा, कैसे इकट्ठे करूंगा कि वो मेरे ऊपर हमला करें? बंगाल में मुझे उस समय जानने वाले 20 लोग नहीं थे, और वो कहती हैं कि इन्होंने खुद का रचाया हुआ था, ये डिस्टर्ब करने आए थे, खुद के लोग लगाए हुए थे। तो उन्होंने जो आरोप लगाया नड्डा साहब के ऊपर, या जो पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर अभियान चल रहा था कि इन्होंने स्वयं वो सब रचाया है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं, मैंने जो पिछले वर्ष बंगाल का भ्रमण किया था, बंगाल में कलकत्ते का भ्रमण किया, कई एक अलग स्टेटों का भ्रमण किया, वहां से हम उससे पहले भी जाते रहे, उसके बाद भी कई बार गए, मैंने ये बात महसूस की है कि बंगाल अब ममता बनर्जी के विरुद्ध खड़ा हुआ है, और बंगाल में सिर्फ बांग्लादेशी और एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के विरोधी हैं। चाहे सत्ता कांग्रेस की आए या किसी और पार्टी की आए, चाहे बीजेपी की आए, लेकिन ममता का विरोध तय हो चुका है। ममता की सत्ता वहां से जाने वाली है, ये क्लियर हो चुका है। अगर ममता की सत्ता अब भी न गई तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल जी ने सीधा अभी वही जगदीप धनखड़ जी जो मुझे बचाकर लाए थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जहां से आपके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होती है, वहां से मेरा काम शुरू होता है। ही इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज एन सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरी सक्सेसफुल एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कानून की उनसे ज्यादा अभी सत्ता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कानून जान सकें। इसलिए उन्होंने कहा संवैधानिक रूप से जहां से आपकी गड़बड़ी शुरू होती है, जहां से आपका फेलियर शुरू होता है, वहां से मेरा वर्क शुरू होता है।
अदरवाइज केंद्र की सरकार मुझे नहीं लगता उनको गिराने वाली है, क्योंकि 2021 में चुनाव है और चुनाव सर पर खड़ा हुआ है और उस चुनाव में पोजीशन बदल चुकी है। इस तरह के हमले करवाकर ममता जी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहती हैं कि वहां वो मुगलिया शासन दोबारा स्थापित करेंगी, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए मुझे लगता है पूरे देश को एक सुर में ममता जी के विषय में सोचना चाहिए, बंगाल के लोगों को तो विशेष तौर से सोचना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया और जो प्रक्रियाएं हैं वो सब पूरी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जाना हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।